नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। वाटर स्पोर्ट्स के रोमांच से बड़ा माघ मेले का आकर्षण, युवा श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। रेगिस्तान से रणभूमि तक ड्रोन और भैरव बटालियन से बड़ी सेना की ताकत। हरियाणा के युवा की पहल, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग के साथ की पद यात्रा। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित, यातायात पर भी पड़ा असर। अध्यक्ष पद के दावेदार साथी अधिवक्ताओं ने निभाया साथ, 123 मतों से दिलाई जीत। मतदाता सूची संशोधन के बहाने 28 साल पुराना बिछड़ा परिवार फिर से हुआ एकजुट। अब खबर विस्तार से। माघ मेला 2026 के बीच शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज इन दिनों सचमुच आस्था के समुद्र में डूबा हुआ है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ने की संभावना है कि आंकड़े भी भावुक हो जाएं। करीब 1 करोड़ से अधिक लोग पुण्य की डुबकी लगाने यहाँ पहुंच सकते हैं। ठंडी हवाओं और सुबह सुबह उठते कुहासे के बीच जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर हर गंगे की ध्वनि गूंजती है तो लगता है मानो खुद आस्था साकार रूप में उतर आई हो। माघ मेला 2026 में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जैसे पूरे वातावरण को भक्ति और आनंद के रंगों में रंग दिया है। लोक नृत्य, भजन, मंत्रोच्चार और पारंपरिक प्रस्तुतियां हर मंच पर भारतीय संस्कृति अपने विराट रूप में दिखाई दे रही है। श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हैं, बच्चे उत्साहित हैं और बुजुर्गों की आंखों में तृप्ति की चमक साफ दिखाई देती है। इसी बीच शुरू हुए वाटर स्पोर्ट्स ने मेले में रोमांच का एक नया अध्याय जोड़ दिया है। नौजवानों के चेहरों पर उत्साह है, एडवेंचर टूरिज्म को एक नया आयाम मिल रहा है। श्रद्धा और रोमांच का यह अद्भुत संगम प्रयागराज को एक जीवंत उत्सव में बदल रहा है, जहां नदी सिर्फ बहती नहीं बल्कि लोगों के दिलों में आस्था, आनंद और ऊर्जा भी भरती चली जाती है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। मुझे कुंभ की याद आ रही है और मैं समझता हूँ प्रयागराज में जो माघ मेला कोई कुंभ से कम नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी साधु संत प्रसन्न है और सभी आज जो है परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा प्रयागराज तो भगवान ब्रह्मा जी ने इसको तीर्थ घोषित किया है। आप और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी गजट में घोषित होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो प्रयागराज है इसको यहाँ पे प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए है, भगवान शंकर की नगरी है, भगवान विष्णु की नगरी है और ये पूरा तीर्थ क्षेत्र जहाँ भी आप देखेंगे कितना लंबा चौड़ा तीर्थ क्षेत्र है। और हमने देखा जैसा कुंभ यहाँ होता है वैसा कहीं नहीं होता है। आज जो है ये समझिए मेरे जीवन का जन्म जन्मांत का पुण्य था कि आप लोगों को जानकारी थी। ये परिक्रमा प्राचीन काल से चलती रही, कहीं न कहीं कोई न कोई बाधाएं, जैसे आप जानते हैं प्रयाग के भूमि में नारायण राजा होने के कारण सबको आना है, नहीं उसमें नियम नहीं है राक्षस जी नहीं आएंगे, खाली स्वामी जी आएंगे। स्वामी जी के साथ साथ महिषासुर को भी अधिकार दिया गया कि आइए आसन लगाइए। फिर नाग महाराज फुफकारते हुए पहुंचेंगे बासुकीनाथ, बोले जी इनका जगह दिया गया है। ऐसे तक्षक महाराज भी, तो इसी तरह सबको यहाँ अधिकार था। कहा? संगम पे। इसका नाम है त्रिवेणी चरणों में उन सभी को नारायण को मानते हुए, भगवान स्वयं बासुकीनाथ नारायण को मानते, उसके नक्शे में तक्षक को नारायण को मानते हुए, सारे ब्रह्मांड को हम में तुम में खड़प खम में सब में ही नारायण को मानते हुए परिक्रमा की आरंभ किया गया है। त्रिवेणी पे पूजन पाठ करने के बाद 5 दिवसीय परिक्रमा प्राचीन काल से चल रही है और उसका आज हम लोगों ने आरंभ किया गया पूजा पाठ करके। आज जो है पंचकोसी परिक्रमा जो पारंपरिक रूप से प्रयागराज में होती है उसका उद्घाटन किया गया है। अखाड़ा परिषद के द्वारा ये परंपरा ये पंचकोसी परिक्रमा करी जाती है, उसका उद्घाटन जैसे पारंपरिक रूप से होता है उसका शुभारंभ किया गया है और ये परिक्रमा सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और सुचारू
यहाँ पे जो मेले की सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण है। बिजली, पानी, शौचालय, यहाँ पर बाकी भी जो पॉन्टून पुल बन रहे थे, सारी मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल यहाँ पर उपलब्ध हैं। और प्रथम स्नान हम लोग का संपूर्ण हो चुका है बिना किसी उसके, और हमारी आशा है कि पूरा निर्विघ्न जो है मेला संपन्न होगा। वहाँ पर पुलिस के समुचित प्रबंध के लिए, ड्यूटी के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और एक साथ में एस्कॉर्ट हमारा पुलिस का चलेगा, पायलट भी चलेगा जो आगे सुरक्षा करेगा। और जिस क्षेत्र में यात्रा जाएगी वहाँ पर भी व्यवस्था पुलिस की रहेगी। जी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा यात्रा जो है निर्विघ्न समाप्त हो, इसी कामना के साथ उन्होंने पर्याप्त ड्यूटियाँ लगाई हैं। ड्रोन वॉरियर बन रही है भारतीय सेना। स्पेशल फोर्स भैरव ने संभाली कमान। 1 लाख ऑपरेटर करेंगे नई जंग का संचालन। वजीराबाद से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज का युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, तकनीक और बुद्धिमत्ता का भी है, और भारतीय सेना ने ये बात समय रहते समझ ली है। रक्षा बलों के पुनर्गठन के इस दौर में सेना ने इतिहास रचते हुए 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर तैयार कर लिए हैं। यह सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि आसमान से नजर रखने वाली वो नई आंखें हैं जो हर खतरे को समय रहते पहचान सकेंगी। सेना का विशेष बल भैरव आधुनिक युद्ध का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। तपते रेगिस्तान से लेकर दुर्गम क्षेत्रों तक इन जवानों को कठिन परिस्थितियों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करने और उनके मंसूबों को नाकाम बनाने की पूरी क्षमता इनमें विकसित की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कदम सिर्फ सैन्य बदलाव नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रति एक भावनात्मक संकल्प है। सीमाओं पर खड़े हमारे जवान अब और अधिक सशक्त हैं, नई तकनीक, नई ताकत और अटूट साहस के साथ। भैरव बटालियन का उद्देश्य स्पष्ट है, देश की हर इंच जमीन सुरक्षित रहे, हर नागरिक निडर रहे और भारत का तिरंगा सदैव शान से लहराता रहे। वजीराबाद से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है। हमारे जवान पिछले कई महीनों से डेजर्ट सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम एक दूसरे के साथ हैं। हम एक टीम बनकर काम करते हैं। हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक टीम में रहते हैं। भैरव नाम से हमें एक नई पहचान मिली है। हमारे जवानों को पूरा भरोसा है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम राजस्थान के शेर हैं। हमारी विरासत, जोश, होश और विश्वास के साथ है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। इस भैरव बटालियन का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बटालियन में आने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, स्किल वाइज ट्रेनिंग दी गई। स्किल वाइज ट्रेनिंग में मेडिकल, डेमोलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। यह ट्रेनिंग शुरू में मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कठिन मेहनत और लगन के साथ मैंने इस ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग के बाद आज मैं नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, ड्रोन्स इत्यादि को बखूबी हैंडल कर सकता हूं। हमारी बटालियन में पीटी, रूट मार्च, एंडोरेंस ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। हमारी बटालियन की ताकत एक दूसरे का विश्वास और साथ है। आज इस भैरव बटालियन ने मुझे इतना सुदृढ़ बना दिया है कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती को मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूं। जय हिंद।
30 वर्षीय कमल गुर्जर ने की अनूठी यात्रा, गंगा जल के साथ राष्ट्रमाता का लिया संकल्प। अलीगढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। हरिद्वार की पावन हर की पैड़ी से उठी एक आस्था भरी पुकार पूरे देश में गूंज रही है। हरियाणा के 30 वर्षीय कमल गुर्जर, जिन्हें लोग कमल आर्य के नाम से जानते हैं, 61 लीटर गंगा जल अपने कंधों पर उठाए एक अद्भुत संकल्प के साथ पदयात्रा पर निकले हैं। उनका सपना है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। यह यात्रा सिर्फ पैरों की थकान नहीं, बल्कि भावनाओं, आस्था और भारतीय संस्कृति के सम्मान का प्रतीक बन गई है। कड़ाके की ठंड, लंबी राहें, छाले पड़े कदम, फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि संकल्प की ज्योति जल रही है। हर पड़ाव पर लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई भोजन करा रहा है तो कोई चुपचाप उनकी पीठ थपथपाकर आगे बढ़ने की हिम्मत प्रदान कर रहा है। हरिद्वार से काशी विश्वनाथ तक पहुंचने वाली यह यात्रा केवल किलोमीटर नहीं नाप रही, यह भारत की आत्मा से संवाद कर रही है। कमल आर्य कहते हैं कि जिस गाय ने हमें दूध दिया, संस्कार दिए, संस्कृति दी, उसे अगर राष्ट्रमाता ना कहें तो किसे कहें। काशी पहुंचकर जब वे गंगा जल अर्पित करेंगे तो यह सिर्फ जल नहीं होगा, यह उनकी भावना, उनका तप और उनकी आस्था की पराकाष्ठा होगी। उनकी यह यात्रा संदेश देती है कि आज भी इस देश में भावनाएं जिंदा हैं, आस्था चलती है और संकल्प पैरों में शक्ति बनकर उतर आता है। अलीगढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की एक खास रिपोर्ट। और जो ये मांग है हमारी गौ माता राष्ट्र माता की, ये किसी सरकार से नहीं है, किसी बड़े पदाधिकारी से नहीं है। ये हमारी जो कालों के काल है, महाकाल है, साक्षात सनातन का विश्वास है, उनसे हमारी ये मांग है, क्योंकि हम उन्हें मानते हैं। और अब हमने जो जल उठाया है 2025 में उठाया था, वो कितना 8 दिसंबर को, और 2026 में हम जल अभिषेक करेंगे 15 फरवरी में काशी विश्वनाथ। और अब की बार भी हमने जो नाथों के नाथ है, विश्व के नाथ है, उनसे जो है अपनी मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जरूरी नहीं है कि वो हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा हो, जो भी योग्य व्यक्ति हो, वो नेता हो या सचिन भाई राधे महाराज जी जैसे हो, इन्हें मजबूत बनाए, इन्हें शक्ति प्रदान करे ताकि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में पूर्ण सहयोग करें। तो रामलीला मैदान में इस यात्रा के लिए गंगा आरती का भव्य अनुष्ठान रखा गया है, जिसमें हमारे आर्टिस्ट हैं, इन भाई की तरफ से है, नाम इनका है हमारा अंकित ठाकुर जी, ये आर्ट्स वाले हैं। इन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है और यहाँ पे भव्य इनकी आरती, गंगा आरती का सम्मान इन्होंने रखा हुआ है। इन सभी का प्रेम, पूरे हरिगढ़ की जनता वासियों का प्रेम, पूरे हरिगढ़ के गौरक्षकों का प्रेम और समस्त हिंदूवादी संगठनों का जो प्रेम है वो बहुत प्रेम मिला है। इसके लिए मैं समस्त हिंदूवादी संगठनों का धन्यवाद करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे ही हमारे भाई के साथ जो सनातन के लिए कार्य करते हैं, उनके साथ 2-4 कदम जरूर चलें और उनका सहयोग करें। आपके 2-4 कदम चलने से हमारे भाइयों का मनोबल बढ़ता है और हिंदुत्ववादी आगे आते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सर्वप्रथम मैं सभी बरेली वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो यह है कि आप नववर्ष बेशक मनाएं, लेकिन सामाजिक दायरे में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर मनाएं। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नूतन वर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक रवि गट्टुमल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आयुर्वेदा बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक सेठी एंड सन्स, निकट सूद धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नूतन वर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद पागरानी, खुश लोग हॉस्पिटल, बरेली। बरेली वासियों के लिए मेरी तरफ से, बरेली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत
नया वर्ष है, बहुत ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी आशा है। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर भमरेश शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, पारिजात आई केयर हॉस्पिटल, निकट सुध धर्मकाटा। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक के हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं उत्तर प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक अंकुर सक्सेना, अध्यक्ष अभिभावक संघ, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक साकेत सुधांशु शर्मा, एडवोकेट, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर भारत ठिठुरा, कड़ाके की ठंड से पहाड़ हुए बर्फीले, घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से जनजीवन हुआ प्रभावित। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। हिमाचल के पहाड़ों पर ठंड इस कदर पड़ी है कि पानी तक जम गया है। छोटे छोटे गड्ढों में जमी बर्फ ने जैसे सर्दी की तीखी दस्तक दर्ज करा दी हो। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़ देखने में भले ही सुंदर लग रहे हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह मौसम कठिन परीक्षाओं जैसा है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है और कई वर्षों का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। सुबह और देर रात सड़कों पर सन्नाटा, हवा में चुभन और कोहरे की मोटी परत, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहा है। घने कोहरे के कारण उड़ानों और ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और हादसों की आशंका बढ़ गई है। पर्यटन स्थलों पर जरूर बर्फबारी ने रोमांच बढ़ाया है। पर्यटक हिमाचल के बर्फीले नजारों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग ठंड से जूझ रहे हैं। अलाव, रजाइयां और गर्म पेय सब होने के बावजूद ठिठुरन कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुल मिलाकर उत्तर भारत ठिठुर रहा है। आसमान से गिरती धुंध, धरती पर जमी बर्फ और हवा में घुली सर्दी यह बता रही है कि सर्द मौसम अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। अरे साहब, ठंडी पड़ रही है, कमरे निकलना चाहिए आदमी को, आपको तापते रहें। अपना विशेष ध्यान रखें। हिसाब ये है, इस समय ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगी है, तो मेरा लोगों से यही कहना है कि हाथ को सेकें, घर में ढक के रहें, फालतू घर से बाहर ना निकलें, ठंड से बचें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइव स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये फुल एंजॉय, बहुत खुश है हम। पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर 2 दिन पहले, लेकिन पहले कुछ स्नोफॉल नहीं था, पहले खाली मैदान था। माशाल्लाह बर्फ गिरी था और ज्यादा अच्छा लग रहा है हमको। आई लव गुलमार्ग, बहुत अच्छा लगा। 4 दिन वेट किया इस स्नोफॉल का। बहुत केरला से आए। हम यूपी से आए घूमने। हम यूपी से आए घूमने यहाँ पर गुलमर्ग में जन्नत में आ गए। लखनऊ से मुंबई से आए, मुंबई से। तो यहाँ तो मेरे को आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ये जन्नत कश्मीर, तो आज फील हो रहा है कि ये किस लिए जन्नत कश्मीर है। यहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और बाकी सब यहाँ पे मतलब लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल है।
मतलब अगर आप आ रहे हैं तो बहुत सेफ है, सब कुछ है, कोई रिस्की नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ का। वेदर भी अच्छा होता है और अभी स्नोफॉल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और बाकी स्नो आप सब देख ही सकते हैं, व्यू यहाँ के क्या नज़ारे हैं। प्लान मेरा यहाँ पे अटल टनल अभी कंप्लीट हो जाएगा, अटल टनल के बाद सोलांग वैली जाएंगे, वहाँ पे स्काई ड्राइविंग वगैरह राइड्स वगैरह जो भी हैं सब करेंगे। उसके बाद हमें कुल्लू जाना है। हम लोग को लगा मनाली से यहाँ पर आने को कुछ तो 2 घंटा, क्योंकि काफी जाम था नीचे, काफी जाम था, बहुत परेशान हुआ। हम लोग को नीचे उतार दिया पार्किंग में, वहां से हम लोग ने जिम्नी से यहाँ पर ऊपर आए। हमने उसको बोला कि अटल टनल के आगे ले जाए, हमको देखना था आगे क्या है। वो बोला कि नहीं आगे नहीं जा सकते, वहां में थोड़ा पैसा देने को बोला, बट उन्होंने आने नहीं। चलो ठीक है यहीं खेल लेते। हाँ, बर्फबारी का वेट कर रहे थे, कुछ स्नोफॉल करने को देखने मिल जाए तो मजा आ जाएगी। स्नोफॉल तो देखने मिली नहीं, बादल बहुत है, देखते हैं बर्फ खेल रहे अभी फिलहाल हम, और जो भी है सब दोस्तों के साथ। अध्यक्ष पद के पुनः दावेदार मनोज हरित को साथी अधिवक्ताओं का मिला साथ, 123 वोटों से दर्ज की शानदार जीत। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। बरेली बार एसोसिएशन में आज सिर्फ चुनाव नहीं जीता गया, बल्कि विश्वास, अपनापन और साथ निभाने की परंपरा ने एक बार फिर जीत दर्ज की। अधिवक्ता मनोज कुमार हरित, जो पहले भी अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं, इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे और अधिवक्ताओं ने भरपूर स्नेह और समर्थन देते हुए उन्हें 123 मतों से शानदार विजय दिलाई। उनके सामने प्रत्याशी के रूप में ज्वाला प्रसाद गंगवार ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन मनोज हरित की लोकप्रियता, सहज व्यवहार और कार्यों पर साथियों का भरोसा आखिरकार निर्णायक साबित हुआ। जीत के बाद बार परिसर में ढोल नगाड़ों की गूंज, पटाखों की चमक और साथियों की खुशियों के बीच मनोज हरित का विजयी जुलूस उनके निवास तक पहुंचा। रास्ते भर अधिवक्ता साथी उनके साथ नाचते झूमते दिखाई दिए, कंधों पर हाथ, चेहरों पर मुस्कान और दिलों में यह संतोष कि उनका प्रतिनिधि फिर एक बार वही है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यह जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि अधिवक्ता समाज की एकजुटता, आपसी विश्वास और सेवा भावना की जीत है। मनोज हरित के लिए यह सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाने का वादा उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने साथियों के बीच खड़े होकर किया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये खास रिपोर्ट। बनके अधिवक्ताओं के साथ काम किया है और मैं हमेशा से अधिवक्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। और आज जो आप जीत देख रहे हैं वो अधिवक्ताओं की जीत है, इसमें कोई रत्ती भर दो राय नहीं है कि मुझे साथी समझा था, इसीलिए मुझे जिताया है और आगे भी मैं साथी था और साथी ही रहूंगा। नेता नहीं, साथी के रूप में आप चुनाव लड़े, तो हम तमाम साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो मेरे साथी चुनाव लड़े हैं, जो विजयी हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप विश्वास रखिए, मैं अध्यक्ष हूँ, सब लोगों का अध्यक्ष हूँ, कोई फिक्र करने की किसी के लिए जरूरत नहीं है। मैं अधिवक्ता के हित में हमेशा से काम करता रहा, अधिवक्ताओं के हित में हमेशा से काम किया है, उनके साथ ही रहा हूँ और साथ ही रहूंगा। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ डिक्शनरी में, मेरी खासतौर से डिक्शनरी में हार के जैसा शब्द नहीं है, हम लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं। 28 साल बाद परिवार से मिले बुजुर्ग, मतदाता सूची संशोधन बना अद्भुत मिलन की वजह। मुजफ्फरनगर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट।
यह कहानी सिर्फ खबर नहीं, एक भावनात्मक मिलन का चमत्कार है। 28 साल पहले घर से निकले बुजुर्ग लापता हो गए थे। परिवार ने खोज की, प्रतीक्षा की, फिर एक दिन हार कर मान लिया कि अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। तस्वीरों पर माला चढ़ी, यादों में नाम रह गया, लेकिन किस्मत की किताब में एक पन्ना अभी बाकी था। देश में चल रही मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के तहत जब कागज दिखाने का समय आया तो वे बुजुर्ग अपने दस्तावेज लेकर गांव लौटे। जैसे ही वह पुराने आंगन में पहुंचे, घर वाले पहले तो पहचान ही नहीं पाए, फिर अचानक चीखे, आंसू और मुस्कान सब एक साथ फूट पड़े। जिनको मृत मान लिया था वे सामने जिंदा खड़े थे। बेटों ने पिता को गले लगा लिया, पोते नाती पहली बार दादा से मिले। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखों से रुक रुक कर आंसू बह रहे थे। घर का हर कोना भावनाओं से भर गया। लग रहा था जैसे 28 साल नहीं 28 जन्मों का इंतजार खत्म हुआ हो। यह मिलन बताता है कि व्यवस्था कभी कभी सिर्फ कागज नहीं जोड़ती, टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देती है। मुजफ्फरनगर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के, क्या जरूरत पड़ गई डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा, तो वहाँ की मांग रिक्त चाहिए, मतलब है ना? हाँ, वही तो जो SIR फॉर्म भरे जा रहे। हाँ, वही तो ले लिया। मिल गया कागज में, मिल गए। तो अब आप यहाँ से कब जाओगे? अब आप अभी तो जा रहा नहीं, मोहब्बत तो है कुछ। ये तो कह रहे कि हमें तो कोई गायब हो गए, ढूंढा भी, तलाश भी। आपने तो हो ही गए, तो मतलब जब कोई इत्तला ही नहीं थी। वो सन 97 में यहाँ से चले गए थे। उन्होंने निकाह कर लिया था वहाँ, तो उनकी जो अहलिया थी उनका दिल नहीं लगा था यहाँ, तो वो साथ में वापस बंगाल चले गए थे। लेकिन उसके बाद से बंगाल में उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो तलाश करने के बाद भी मिल नहीं पाए। वजह उसकी ये रही कि उनको वहाँ एक परिवार मिल गया और उनके साथ वो खुशी में मशगूल रहे। हर तरह की वो उनकी खिदमत करते रहे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम सारे ख़ानदान वाले ये सोच चुके थे कि उनका इंतकाल हो चुका। अब अचानक बुध के रोज़ मालूम हुआ कि वो यहाँ खतौली आए हैं, तो पूरे ख़ानदान के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, बल्कि पूरे मोहल्ले और पूरी रिश्तेदारी के अंदर, पूरे शहर के अंदर एक अजीब खुशी का माहौल हो गया। और वो यहाँ जो आना हुआ उनका, उसकी वजह बनी SIR, क्योंकि SIR जो है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया। और वहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे अपने, और वहाँ उन्होंने SIR का फॉर्म भर दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया उनको। अब वहाँ पर बोले कि आप अपने पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो वो यहाँ आए थे। तो हमने दादा के डॉक्यूमेंट्स थे SIR के अंदर, 2003 में दादा का नाम था, वो लिस्ट उनको दे दी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए। अब वो फार्म के लिए जमा करने के लिए बंगाल वापस, उसमें क्या नाम, वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर है, खड़गपुर के अंदर, तो वो वहाँ वापस चले गए। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।